नहीं बेटा, याद करें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कारोबार करना चाहें तो कितनी तरह से कारोबार कर सकते हैं। तीन तरह से, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, और इसमें किस किस में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक हो गया। क्या सोल ट्रेडर के अंदर भी मालिक और उसका कारोबार ये दोनों सेपरेट होते हैं कानून की निगाह में? क्या उसके कानून उसके कारोबार को रिकॉग्नाइज करता है? क्या लॉ की निगाह में कानून की कोई हैसियत होती है? सॉरी, कारोबार, क्या लॉ की निगाह में कारोबार की कोई हैसियत होती है? तो दरअसल वो पाकिस्तान दिमाग में आ जाता है ना, लॉ की निगाह में ही कि यहाँ पे कानून की कोई हैसियत है। लेकिन वो देखो ना, डीपीओ शीपीओ खुद ही अल्लाह माफ करे सारी चीजें छुपा रहे हैं, जिन्होंने कानून इंप्लीमेंट करना था। खैर, अब कवर करने की बात कोशिश कर रहा हूँ इस बात को जो मैंने बोली। तो बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपनी, अगर हम कंपनी बना के कारोबार करें तो कंपनी बना के कारोबार करने के कुछ फायदे। एक तो हमने डिस्कस किया था, जब आप कारोबार को कंपनी बना के करते हो तो कंपनी या वो कारोबार खुद क्या बन जाता है, अलग से एक इंसान बन जाता है। और इस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसान के होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते थे? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लो, रजिस्टर्ड कर लो, तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन बन जाती है। इस सेपरेट पर्सन के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि सर इस इंसान के भी आप यही कह रहे हो कि राइट्स और ऑब्लिगेशन आम इंसानों की तरह, तो जरा थोड़ा सा इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बताओ, ये जो इंसान आपने बनाया इसमें क्या ऐसी खसूसियात होती है। तो हमने डिस्कस किया था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उधार ले सकता है, तो उधार वापस भी खुद ही करता होगा। क्या ये उधार पे चीजें बेच के उस बंदे से खुद पैसे रिकवर करेंगे, मालिक रिकवर करेंगे? क्या आम इंसानों की तरह ये इंसान भी अपने नाम पे एसेट्स रख सकता है? ये भी एसेट्स ऑन कर सकता था, ऐसे ना मेरे बच्चे। क्या ये टैक्स इसके शेयर होल्डर पे करेंगे या टैक्स खुद पे करेगा? खुद भी पे करेगा और शेयर होल्डर भी पे करेंगे। तो यहाँ पे तो ऐसे ही बनता है ना, क्योंकि टैक्सेशन डबल थी यहाँ। ले बेटा, उसके बाद अगर आपको याद, हमने डिस्कस किया था कि जब आप कंपनी को सेपरेट पर्सन बना लो, यानी कि कंपनी जब रजिस्टर्ड करा लो, हमने ये डिस्कस किया, कंपनी एक सेपरेट पर्सन बन जाती है। हम इसको इसके मालिकों से सेपरेट क्यों कर रहे हैं, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से। देखो, पूरी कंपनी रजिस्टर्ड करने के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पूछ रहे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी जब रजिस्टर्ड करवा लो अपने मालिकों से सेपरेट पर्सन बन जाती है। हमने कहा था कि ये सेपरेट करने के कोई ना कोई वजह तो होगी। हम इसको मालिकों से अलहदा क्यों कर रहे हैं? इसको मालिकों से अलहदा करने की तीन वजूहात, जिस वजह से हम इसको, देखो सोल्टेड और पार्टनरशिप में वो काम नहीं करते और वो इसलिए वहां पे वो चीजें हो नहीं पाती। लेकिन कंपनी के अंदर ये सिर्फ इस वजह से ये तीन चीजें पॉसिबल होती हैं, अगर ये कंपनी मालिकों से अलहदा। ये इसलिए क्योंकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर कारोबार मालिकों से अलहदा नहीं होता, इसलिए वहां पे ये तीन चीजें नहीं होती। और वो क्या क्या थी? सबसे पहले लायबिलिटी, ये बताएं, मालिकों की लायबिलिटी कैसी रहती है? लिमिटेड। और ये किस वजह से पॉसिबल हुई? हाँ, जब हमने उस कारोबार को मालिकों से अलहदा कर दिया, हमने कहा कारोबार ले रहा है इंसान, वो अपनी लायबिलिटी के लिए खुद जिम्मेदार, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, हमारी भी लायबिलिटी है लेकिन वो लिमिटेड है, जितना पैसा हमने देना था उस इंसान को वो दे दिया। डूबेगा तो सिर्फ हमारा वही पैसा डूबेगा। उसके बाद भी अगर इस इंसान के ऊपर बड़ा सारा कर्जा हो, वो कर्जदार जो लोग होंगे, जो भी होंगे इस तरह के, वो हमारे पास कर्जा रिकवर करने नहीं आएंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक परपेचुअल सक्सेशन, या ये परपेचुअल सक्सेशन इधर लफ्ज लिख लो, परपेचुअल सक्सेशन, या इधर लिख लो परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यही था ना मेरे बच्चों? अगर वैसे अगर देखें परपेचुअल सक्सेशन, अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई और आ जाएगा, कंपनी चलती रहेगी। ऐसे मेरे बच्चे, या यहां से पढ़ो परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये जैसे मर्जी बदल रहे हैं, कंपनी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही जब तक कंपनी को खुद आप वाइंड अप ना करते हैं। ऐसे था मेरे बच्चे। तो एक तो हमने डिस्कस किया, इसलिए हमने मालिकों से अलग कर दिया उस कंपनी को, ताकि कंपनी के अंदर क्या रहे, परपेचुअल सक्सेशन रहे, या उसमें परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहे। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि हम एक और काम करना चाहते थे, इसलिए कंपनी को मालिकों से अलग किया था कि कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल कुछ और हाथों में चली जाए और उसकी जो ऑनरशिप है वो अलग हो। यानी कि ऑनरशिप को हमने मैनेजमेंट और कंट्रोल से सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, हमने डिस्कस किया था सोल ट्रेडर के अंदर ऑनरशिप और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सेपरेट नहीं होते, ना ही कर सकते हो। अब ये कहो कि आप मालिक हो और आपने किसी बंदे को मैनेजर के तौर पे अपॉइंट कर लिया है सोल ट्रेडर में, और आपको लग रहा है कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल सेपरेट है। कल अगर वो मैनेजमेंट कुछ गलत करे तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं हूंगा, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑनरशिप, ये दोनों आप सेपरेट कर ही नहीं पाते, ये दोनों साथ साथ हैं। मैनेजमेंट अगर सोल ट्रेडर के कारोबार में कुछ गलत करे, पार्टनरशिप में कुछ गलत करे, जिम्मेदार मालिक ही होंगे, क्योंकि हम इन दोनों को लेदर लेदर नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया था, यहाँ पे हमने कर दिया था, हमने कहा था
कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ये दोनों अलग है। हमने कहा था सर वो मालिक ही तो डायरेक्टर बन के बैठे होते हैं। हमने कहा कि उसके बावजूद मैनेजमेंट और ऑनरशिप ये दोनों अलग कंसिडर हो। अगर मालिक ही डायरेक्टर बन रहे होंगे हम उसके लिए अल्फाज बोलेंगे, समझ लो उन मालिकों ने एक अलहदा से एक और इजाफी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। और अगर उस जिम्मेदारी में कुछ गलत करते हैं तो एज ए मैनेजमेंट ही कुछ गलत करेंगे, एज ए ऑनर गलत नहीं कर रहे। याद रखोगे मेरे बच्चे, यानी कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में अगर कोई कमी बेशी हो, कुछ गलती करें वहां पे, तो शेयर होल्डर के तौर पे आप जिम्मेदार नहीं होते। फिर हमने डिस्कस किया था ये कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको मैनेज भी तो करना, चलाना भी तो है, ये खुद तो चला नहीं सकती। चलाने के लिए इसको चाहिए थे डायरेक्टर, और डायरेक्टर हम हमेशा कहां से अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर में से। और बास का तो हमने कहा था छोटी कंपनी सारे के सारे शेयर होल्डर क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर है। बड़ी कंपनी में चांदे कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाह रहे हो मेरे बच्चे, वो पूछ लें, आगे डिस्कस करें। बेटा कल हमने पढ़ना शुरू किया था, शेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने कहा था कि अज्यूम कर लो जो कंपनी बनाने जा रहे होते हैं, बनाते वक्त ही कानून ने उनको कह रखा है कि जब आप कंपनी बनाने जा रहे हो, बनाते वक्त ही सोचें इस कंपनी को है ये कारोबार, इस कारोबार को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए हो। और ये पैसा जारी बात है कई लोगों ने इन्वेस्ट करना है, आगे फ्यूचर में इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि कई लोग इसमें ऐड होंगे। तो आप क्या कर लो, इस पैसे को, ये वो पैसा है, हमने कहा कि ₹1,00,000 इस कंपनी को पूरी जिंदगी में चाहिए होगा। आप क्या कर लो, इसके इस लिहाज से समझ लो, इस ये जो ₹1,00,000 जो हमने डिसाइड किया है, इस कंपनी की पूरी औकात ही ₹1,00,000 की है। क्या ये वर्थ ही इस कंपनी की हमने डिसाइड कर ली पूरी जिंदगी में कितनी होगी? ₹1,00,000 की तरफ। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि चलो लोगों ने पैसा लगाना भी तो है, हम इस कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं। एक्चुअली वो जो हम कंपनी के हिस्से कर रहे हैं वो इस ₹1,00,000 के हिस्से कर रहे हो, ऐसे ही ना, क्योंकि अब ये दोनों चीजें सेम है। उसके बाद हमने कहा कि अब जब ये इतने हिस्से हो गए, अब इन हिस्से चले, हमने जैसे यहाँ पे क्या किया था, 10-10 रुपए के 10,000 हिस्से कर दिए। ये जो शेयर्स हमने बनाए होंगे ना, यहाँ पे शेयर्स के ऊपर वैल्यू क्या लिखी आएगी उस शेयर की? ₹10। इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसको आप फेस वैल्यू भी कह सकते हो, इसको पार वैल्यू भी कहते हो, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हो, स्टेटेड वैल्यू भी कहते हो। जो ऊपर हमने स्टेट कर दी उसके लिख दी। तो 4 तरह के इसके नाम होते हैं, स्टेटेड वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेयर वैल्यू। ओ सॉरी, क्या पहले क्या लिखा था? फेस वैल्यू। फेयर वैल्यू नहीं होती, वो मार्केट वैल्यू होती, वो गलती हो जानी थी। लो बेटा, ये 10-10 रुपए के हमने, अच्छा कंपनी के अंदर ये जो आपने 10,000 टुकड़े किए ना, ये वाकई जेन्युइन 10,000 टुकड़े ही होते हैं। यानी कि समझ लो कि मेरे सामने यहाँ पे तो पता नहीं किसी का टेस्ट है या क्या है। एक्चुअली मेरे बच्चे, हमने जब शेयर बना के रखे होंगे तो हमारे पास कितने टुकड़े पड़े होंगे यहाँ पे? 10,000। समझ लो ये 10,000 शेयर बना के रखे हो, और इन शेयर्स के ऊपर हर शेयर का अपना एक यूनिक नंबर हो। हर शेयर का नंबर कहां से शुरू हुआ होगा मेरे बच्चे? 1 से। ये पहला जो शेयर है इसका नंबर 1 है, दूसरे शेयर का नंबर क्या होगा? 2। करते 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 जो आखिरी शेयर है उसका नंबर क्या होगा? 10,000। तो हर शेयर का एक यूनिक नंबर हो। ये नहीं कहना कि कहीं पता नहीं ये सारा कोई समझ ही नहीं आ रही होती वहां पे, ना ना। ये बिल्कुल जैसे आपके करेंसी नोट होते हैं जितने छापे होते हैं, हर करेंसी नोट का एक यूनिक नंबर होता है। सारे वो तो एक वैल्यू से शुरू करते हैं, यहाँ तक हम करेंसी नोट छापने जा रहे हैं, और कहीं से ये पहले नंबर से ही शुरू हुआ हो। खैर, तो ये मेरे बच्चे हमारे पास क्या हो गया, ये सारे शेयर्स पड़े हुए। अब होगा क्या, एक बंदा आया, उसने कहा कि सर मुझे 500 शेयर दे दो। हम क्या करेंगे, उसको ये 500 शेयर यहाँ से ऐसे कर करके गिन के फिर उसको देंगे? ऐसे नहीं कर सकते। अगरचे हम उसको 500 शेयर देने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट बनाएंगे। एक सर्टिफिकेट बनाएंगे। सर्टिफिकेट पे क्या होगा मेरे बच्चे, हम कोई मिस्टर ए है, हम कहेंगे मिस्टर ए, आपके 1 से लेके 500 तक शेयर्स आपके। हम क्या करेंगे, 500 शेयर्स का उसको एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, ये लो। जैसे आप इंशाल्लाह कल आईका में 21 पेपर पास करेंगे, जब 21 पेपर पास करेंगे तो मुझे बताएं कि उसके बाद आपको 21 सर्टिफिकेट मिलेंगे। सर्टिफिकेट एक ही मिलेगा, उसके ऊपर ही लिखा होगा कि इस बच्चे ने आई कैप के 1 से लेके 21 तक जो भी पेपर थे वो सारे पास कर लिए। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, कोई भी शेयर होल्डर हमसे जितने शेयर्स लेगा, हम उतने का उसको क्या बना के दे देंगे? सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। सर इतने शेयर्स आपके हैं, और जाहिर बात है कि ये शेयर्स तभी 500 हैं जब इनका हर शेयर का अपना एक यूनिक नंबर है। उसका पता 1 से लेके 500 तक वो फलाने बंदे के। उसके बाद एक और आ गया, उसने कहा कि सर 500 शेयर मुझे भी दे दो। अब हम मेरे बच्चे उसको जो सर्टिफिकेट बना के देंगे उसका कहां से होगा? 501 से लेके 1000 तक के जो शेयर्स होंगे हम कहेंगे मिस्टर बी के। इस तरह कर करके हम लोगों को क्या देते जाएंगे? सर्टिफिकेट देते जाएंगे, या सादा अल्फाज में हम शेयर्स देते जाएंगे इस शक्ल के अंदर। अब ये जो सर्टिफिकेट है उस बंदे के पास इस बात की एविडेंस होती है कि वाकई उस बंदे ने इस कंपनी के ये शेयर्स खरीदे हुए हैं।
या उसके पास है। वैसे थोड़ा सा आपको समझाया कि होता क्या। ले बेटा। कहते हैं द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कैपिटल कौन सा है? वो पैसा जिससे कारोबार चलाया जाएगा, यही इसी के लफ्ज बोलते हैं ना कैपिटल। ऐसा पैसा जिससे हम कारोबार बनाते और चलाते हैं, उसके लफ्ज क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज रिप्रेजेंट, वो जो 1 लाख रुपया है, इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। हम क्या करते हैं, 1 लाख के उसके 10-10 रुपए के कुछ टुकड़े करके रख लेते हैं। 10 के कर लो, 20 के कर लो, 100 के कर लो, 500 के कर लो, वो आपकी मर्जी है। ये तो जैसे हम समझाने की बात कर रहा हूं कि वो जो पैसा कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम वो कैसे उसको कैसे अरेंज करके रखते हैं कंपनी के अंदर, या किस शक्ल में रखते हैं? हम उसको शेयर्स की शक्ल में रख रहे हो। एंड द शेयर होल्डर मेंबर्स आर इट्स ओनर। और फिर जिनके पास भी ये शेयर जाएंगे वो लोग क्या बन जाएंगे? इस कंपनी के शेयर होल्डर्स, या उसको मेंबर कह दो, एक ही बात है, लेकिन इनमें फर्क भी है। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। ये बात शायद आप बचपन में पढ़ के आए हो, अब ये बात दोबारा पढ़ो। खैर, द टर्म मेंबर एंड द शेयर होल्डर आर यूज इंटरचेंजेबली। कहता है कि हम क्या करते हैं, हम शेयर होल्डर को मेंबर और मेंबर को शेयर होल्डर बोल देते हैं। इसमें कोई कोई इस तरह की कोई कमी नहीं है, कोई ये नहीं कि आप गलती कर रहे होते हो। however there are few differences that have been discussed later in this chapter। कहता है बाद में जाके हम इन दोनों में फर्क भी पढ़ेंगे। वो फर्क मेरे बच्चे जब आएगा फिर हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे, इसी चैप्टर के अंदर आ जाएगा इसकी मेंबर की डेफिनेशन। तो हर शेयर होल्डर मेंबर, हर मेंबर शेयर होल्डर, देख लो, मेंबर ब्रॉडर टर्म है, मैं लफ्ज बोल दूं, मेंबर ब्रॉडर टर्म है, शेयर होल्डर लिमिटेड टर्म है, ये टर्म बोल दूं? आप बोलेंगे, क्योंकि ये तो उस लाइन के चक्कर में आ गया ना कि हर शेयर होल्डर मेंबर होता है लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। लेकिन मेंबर ब्रॉडर टर्म है। बड़े सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मेंबर बन जाएंगे, उनके पास शेयर्स नहीं होंगे। शेयर वाला तो मेंबर है ही है, बगैर शेयर्स के भी लोग मेंबर बन सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर सिर्फ शेयर खरीद के ही बना जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर एक लिमिटेड टर्म है, उस बंदे के लिए बोला जाता है जिसके पास शेयर्स हो। जबकि मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है, शेयर वाला भी मेंबर है और बगैर बगैर शेयर्स वाला भी मेंबर है। तो उसके अंदर ज्यादा लोग आए हुए हैं मेंबर्स के अंदर, तो ब्रॉडर टर्म मेंबर। खैर बेटा, कौन शेयर खरीद सकता है? कोई भी पर्सन। ये जो कंपनी के शेयर्स हमने बना के रख लिए हैं 10,000, ये कौन खरीदेगा या किसके पास जा सकते हैं? किसी भी पर्सन के पास। अब जस्ट थोड़ा सा समझने, यहीं पे समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आगे जाके हमारे लिए आसानी हो जाए। याद है अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनी बनाने वाले होते हैं हम उनको प्रमोटर्स कह रहे होते हैं, ये लफ्ज हमने बोला था, जो कंपनी बनाने में शामिल होते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि कंपनी बनाते वक्त ना हमने 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, एक का नाम होता है मेमोरेंडम और एक का नाम होता है आर्टिकल। आर्टिकल एसोसिएशन और मेमोरेंडम एसोसिएशन। ये जब ये डॉक्यूमेंट कौन तैयार कर रहे होते हैं? कंपनी बनाने वाले, जिन्होंने डिसाइड किया होता है इस कंपनी को पूरी जिंदगी में ₹1,00,000 चाहिए और उससे ₹1,00,000 के ये टुकड़े करके रख रहे हैं। वही लोग क्या करते हैं, ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भी तैयार करते हैं। अच्छा, ये मैं चैप्टर नंबर 2 की थोड़ी सी बातें बता रहा हूं ताकि यहीं से थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाए। मेमोरेंडम के अंदर कोई 6-7 तरह की बातें होती हैं सिर्फ, इनको हम कहते हैं क्लॉजेस। उन क्लॉजेस में से एक क्लॉज मेरे बच्चे जब हम बड़े होंगे वहां पे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज भी आया करेगी। यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज आती है मेमोरेंडम के अंदर, एक चीज लिखनी होती है लाजमी तौर पे। इस ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज में मान लो कि हम सब लोग यहाँ पे एक कंपनी बनाने जा रहे हैं और उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल कौन तैयार कर रहे होंगे? हम ही तैयार कर रहे होंगे। मान लो वो आपने क्या रखा है, सर ये लो पकड़ो कागज, आप इसके ऊपर कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल तैयार करो। अब मैं उस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल तैयार कर रहा हूं, जब मैं लिखता जा रहा था आगे उसकी ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम के अंदर, जब मेमोरेंडम की ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज के सारे पढ़ने हैं चैप्टर 2 में, परेशान नहीं हो जाना सर ये पता नहीं कौन से लफ्ज बोल रहे हो, वैसे तो आप I2B में थोड़ा बहुत देखे हो, सिर्फ समझाने की बात करो। जब ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज आ गई ना, यहाँ पे अब मैं दोबारा आपसे मुखातब हूँ, मैं कहूंगा कानून कहता है ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज में जो लोग कंपनी बनाने में शामिल होते हैं, अब वो इस कंपनी जब अगरचे अभी नहीं बनी लेकिन बनने तो जा रही है, तो ये जो हमने शेयर्स बना के रखे ना, टुकड़े करके रखे हैं, इसमें से कुछ टुकड़े लेने के आप लोग भी वादा करें कि कल जब ये कंपनी बन जाएगी आप भी इसमें से इतने इतने शेयर्स आपके होंगे। वो राधे अभी लिखो, कौन बंदा कितने शेयर्स लेना चाहता है इस कंपनी के? आप कहेंगे कंपनी तो बनी नहीं सर, हमने कहा कोई मसला नहीं, लेकिन कानून कहता है अगर नहीं भी बनी कम से कम इरादे तो लिखवा दो। जब बन जाएगी जितने इरादे लिखवाओगे जितने शेयर्स के, उतने के आप मालिक बन जाएंगे उससे। लेकिन जिस दिन कंपनी बन जाएगी, लेकिन ये इरादे लिखवाने कब होते हैं? कंपनी बनते वक्त ही। अब एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा कि सर मेरे 100 शेयर लिख दो, एक ने कहा कि सर मेरा 500 शेयर लिख दो, एक ने कहा अच्छा, कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर हमने शेयर लेने ही नहीं, तो वो यहीं से निकल जाएंगे। ये प्रमोटर से आगे इनका एक दूसरा दर्जा बनता है, उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ये सब्सक्राइब, देखो मैं ये कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था अभी? मेमोरेंडम।
मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट तैयार करते करते सामने कौन सी क्लॉज आई थी? ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। जब ये ऑथराइज कैपिटल क्लॉज आई थी, मैंने आपसे क्या पूछना शुरू किया था कि भाई इस क्लॉज के अंदर लॉ कहता है उन लोगों के अभी नाम और शेयर लिख लो जो लोग इस कंपनी के शेयर्स का लेना चाहते हैं, उनके अभी नाम और शेयर लिख लो। कुछ लोगों ने लिखवा दिए, कुछ लोगों ने नहीं लिखवाए। जिन्होंने नहीं लिखवाए वो एज ए प्रमोटर ही यहां से निकल गए। अब जिन्होंने लिखवा दिए उनके लिए एक खास लफ्ज बोला करेंगे, आज के बाद उनके लिए लफ्ज बोला करेंगे सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ऐसे लोग जिन्होंने मेमोरेंडम बनते वक्त ही अपने नाम सब्सक्राइब कर दिए थे एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, कि भैया हम इरादा लिखवाते हैं अपना, हमारे नाम के आगे इतने शेयर्स लिख दो। और ये जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये जो जिन्होंने अभी देखो, अभी कंपनी बनी तो नहीं, मेंबर नहीं बोलेंगे उस वक्त तक, ना ही किसी को शेयर होल्डर बोलेंगे जब तक कंपनी बन ना जाए। अभी देखो, जब तक कंपनी नहीं बनी थी अल्फाज क्या बोल रहे हैं? प्रमोटर्स, जिन्होंने शेयर लेने का इरादा रखवाया है, क्योंकि कंपनी है ही नहीं, अभी तो बनी थोड़ी है जिसके शेयर लेने का इरादा लिखवा रहे हैं। तो नहीं कंपनी, तो उसके शेयर भी नहीं अभी उस लिहाज से, सिर्फ इरादे हैं और शेयर भी अभी हवा में पड़े हुए। आपने इरादे लिखवा दिए, जिन लोगों ने इरादे लिखवा दिए अब इनके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ये याद रखोगे ना ये बात। आज के बाद कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कौन होते हैं? आप बताएं कि कंपनी बनते वक्त ही जब डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे थे, कुछ लोगों ने मेमोरेंडम के अंदर अपने नाम लिखवा लिए थे कि हम इस कंपनी के शेयर्स लेंगे, इतने इतने शेयर्स लेंगे। इन लोगों के लिए ये खास लफ्ज बोला जाता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। अब ये देखो, अभी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं, ये आज तारीख है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को हमने ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम तैयार किया था, है तैयार करके इसमें उन लोगों के नाम आगे जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बने। हमने क्या किया, हमने 15 दिसंबर को ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जाके जमा करवाएंगे, पढ़ेंगे, एक बंदा जो कंपनी को रजिस्टर करता है, हम उसके पास जाके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करा देंगे रजिस्ट्रार के पास। भैया अज्यूम कर लो उस रजिस्ट्रार ने 1 जनवरी को हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दिया है। जब 1 जनवरी को हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अब वो इंसान वजूद में आ गया है, अब वो कंपनी बन गई है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब मेरे बच्चे, इन लोगों को, ये जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बने थे, कभी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बने थे मेरे बच्चे, 1 जनवरी से पहले तक इनका जो नाम होगा वो जस्ट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। अब के बाद मेरे बच्चे ये मेंबर्स भी हैं, चाहे इनको लफ्ज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम भी बोल दो, क्योंकि ये पहले पहले लोग हैं, इनको हम बानी भी कहते हैं कंपनी के। सिर्फ यही लोग होते हैं जो बानी कहलाते हैं। उसके बाद बड़े लोग आएंगे जिनको कंपनी नए शेयर भी चाहे इशू कर रही हो, लेकिन कभी भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम नहीं कहलाएंगे। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम वही होंगे जिन्होंने कंपनी बनाते वक्त अपने नाम लिखवा दिए थे इरादे। तो मेरे बच्चे, और बाद में ये कभी चेंज भी नहीं होते, जब तक कंपनी जिंदा है, ये अपने शेयर बेच भी दें तब भी इनके नाम वहीं पे रहेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर ये क्लॉज कभी चेंज नहीं होती। खैर, सिर्फ मकसद थोड़ा सा समझाना था कि ये कंपनी के मेंबर्स, यहाँ पे ये जो शेयर्स हैं इनके साथ अब ये करते क्या है। कुछ लोग कंपनी बनते वक्त ही अपने इरादे लिखवा देते हैं शेयर्स खरीदने के। कुछ लोग जब कंपनी बन जाती है, फिर हम कुछ और पैसों की जरूरत हो, वो जो शेयर्स हमारे पास पड़े होते हैं, मान लो कि 2000 इन लोगों ने खरीद लिए थे, नाम पहले ही लिखवा दिए थे, और जो बाकी बच गए थे, हमें हमने 5,000 कम से कम शेयर शुरू में बेचने थे, ताकि हमारे पास 50,000 इकट्ठा हो जाता, हम कंपनी 50,000। अच्छा एक और चीज देखिएगा, ये तो आपने 1,00,000 रुपया ये कंपनी की पूरी जिंदगी के लिए सोचा है, कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी के लिए चाहिए होगा, ये नहीं कि पहले दिन ये होगा तो कारोबार शुरू होगा। साथ आगे जाके हम मेरे बच्चे ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कंपनी बनाने वाले ये भी सोचते हैं कि इस कंपनी को पहले दिन ही कितना पैसा चाहिए हो, यानी कि कारोबार शुरू करने के लिए, पहले दिन ना कहो लफ्ज, कारोबार शुरू करने के लिए जिसके लिए कंपनी बना रहे हैं उसके लिए कितना पैसा चाहिए, वो भी इसी में से डिसाइड करके लदा करके रखते हैं। पूरी कंपनी के लिए कितना पैसा है? 1,00,000। इन्होंने कहा कि इस कंपनी का शुरू में कारोबार सेटल करने के लिए, बनाने के, फैक्ट्री फूक्ट्री लगाने के लिए हमें चाहिए होगा 50,000। ये अलहदा बताना होगा यहीं पे कि पूरी कंपनी को पूरी जिंदगी में 1,00,000, लेकिन शुरू में कारोबार लगाने के लिए 50,000। तो मुझे बताएं, ये 50,000 इकट्ठा करने के लिए हमें कम से कम 10,000 में से कितने शेयर बेचने पड़ेंगे? 5,000। 2,000 इन्होंने पहले खरीद लिए थे जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बन गए। 3,000 हम बनने के बाद लोगों को इशू करते हैं। 5,000 उसके बाद जब जब हमें जरूरत पड़ा करेगी हम शेयर इशू किया करेंगे और पैसे इकट्ठे कर लेंगे। करते करते हम मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं? 10,000। 10,000 इशू हो गए और 1,00,000 इकट्ठा हो गया। जब ये हो जाएगा, हम मजीद शेयर इशू करना चाहेंगे तो मजीद आके फिर हम उसको बढ़ा लिया करेंगे। उसकी तादाद कहाँ पे बढ़ाएंगे वो आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताई, अब बात हम टॉपिक पढ़ने जा रहे थे, हु कैन ऑन शेयर्स। शेयर्स का मालिक कौन हो सकता है, कौन खरीद सकता है शेयर? कहता है कोई भी पर्सन। अब अगली बात आएगी, सर पर्सन तो हम क्या कहते हैं, ये नेचुरल पर्सन भी पर्सन ही होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन ही होते हैं। सर ये लोग भी पर्सन ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, ये 10,000 शेयर्स नेचुरल पर्सन भी खरीद सकते हैं और आर्टिफिशियल। कंपनी बनने से पहले भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, अब ये लफ्ज बोलूंगा समझ आएगी ना कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कौन है।
कंपनी बनने से पहले जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम थे, उसके अंदर भी नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, खाली नेचुरल भी हो सकते हैं, खाली आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है, ये वो पर्सन है जिसको आम इंसानों जैसे ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के शेयर खरीदने पहुंच जाए और हम कहेंगे तू नहीं खरीद सकती, वो कहेगी फिर बेशर्मो, तुम्हें वो बकवास करते हुए शर्म नहीं आती जो कहते हो इस कंपनी को भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मिले हुए हैं जो आम इंसानों के हैं, और आम इंसानों को शेयर बेच रहे हो और मुझे शेयर बेच ही नहीं रहे। ये तो गलत हो गया, डिस्क्रिमिनेशन होगी, और डिस्क्रिमिनेशन तो अलाउ नहीं है। ऐसे ही अलाउ नहीं है वैसे। कहते हैं एनी लीगल पर्सन। मुझे बताओ, क्या आप लीगल पर्सन हो? क्या कानून आपको इंसान मानते हैं? तो उसी को लीगल पर्सन कहते हैं। वैसे अगर से इसने इसको बहुत अच्छा लफ्ज नहीं बोला यहाँ पे, क्योंकि लीगल पर्सन अगर खाली आर्टिफिशियल पर्सन को डिनोट करना हो खाली, उसके लिए लफ्ज हम लीगल पर्सन भी बोल सकते हैं या लीगल पर्सनैलिटी। लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा लफ्ज यहाँ पे नहीं रखा। इसको इसको शर्म आनी चाहिए है, इसने हमारे लिए भी लफ्ज लीगल पर्सन बोल दिया। हालांकि हमें तो कानून इंसान समझते ही। ऐसे ही है ना, कभी इंसान समझता होता तो मेरे बच्चे इंसानों वाले राइट ना मिलते आपको, है? कहता है एनी लीगल पर्सन कैन ऑन शेयर्स इन ए कंपनी, दिस इंक्लूड अदर कंपनी। अब उसने बोला यानी कि लीगल पर्सन में बाकी कंपनियां भी शामिल हैं, आप भी शामिल हो। यानी कि यहां पे जो लीगल पर्सन लफ्ज लिखा हुआ, इसमें दोनों तरह के पर्सन शामिल हैं। इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम ऑल आर ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। कहता है कुछ कंपनियां ऐसी भी बनाते हैं लोग, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जिसके सारे शेयर 100% ही किसी आर्टिफिशियल पर्सन के पास होते हैं, किसी और कंपनी के पास होते हैं, है? जिसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। एक होल्डिंग कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसके 100% जिसके पास दूसरी कंपनी के, चलो 100% ना कहो, वो होली ऑन कह लो। एक मेरे बच्चे, हमारी एक कंपनी की सम टाइम एक होली ऑन सब्सिडरी भी होती है। होली ऑन सब्सिडरी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसके 100% शेयर एक दूसरी कंपनी के पास, कोई इसका मतलब कोई और इंसान या कोई और कंपनी भी नहीं बीच में है। इसलिए कह रहा है कि बात किसी कंपनी के शेयर इंसान और कंपनियां मिलकर, और यानी कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन मिलकर, या बात सिर्फ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन ही और बात सिर्फ नेचुरल पर्सन ही कुछ कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। सारी इजाजत है। क्या रखोगे इस बात को? छोटी सी बात अभी हमने पढ़ी, कौन लोग खरीद सकते हैं कंपनी के शेयर? कोई भी पर्सन। और पर्सन मतलब चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो लीगल पर्सन हो। चलें, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ये हमने कल ही पढ़ लिया था अगर आपको याद। तो बेटा ये जो कंपनी बनाने वाले थे, जिनको हम अब लफ्ज क्या सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम भी बोल सकते हैं, मान लो मिस्टर ए और बी, इन्होंने तो कंपनी बनाते वक्त ही शेयर ले लिए थे। अच्छा, उसके बाद कंपनी ने, याद है, वो 3,000 शेयर और भी इशू किए थे। वो खरीदे हैं किसी भी माजू साजू, इस तरह के जो कोई भी कंपनी है कोई और, इन लोगों ने ये शेयर खरीदे हुए थे। क्या इन लोगों से शेयर अब किसी और के पास जा सकते हैं? बिल्कुल, चाहे वो पहले वाले मालिक हो चाहे बाद वाले मालिक। ये लोग क्या कर सकते हैं? शेयर्स को आगे किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो लफ्ज आया करेंगे आगे जाके, हम जब ये आएगा ना मैं आपसे उस वक्त पूछूंगा मेरे बच्चों बताओ, क्योंकि मैं तो आपको, हम तो इस तरह पढ़ रहे हैं ना कि हमने भूलना ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ते पढ़ते तो पेपरों में चले जाना। नो नो, इतना भी नहीं है, कम से कम 5 फरवरी के बाद इंशाल्लाह आपके पास। लेकिन ये भी याद रखो, फरवरी ये है कितने, 28 का 29 का है? हाँ, तो खुद सोचो कि वैसे महीने कोई 31 के भी होते हैं, 30 के भी होते हैं, 3-4 दिन तो पहले ही आपके कम है। 5 को सिलेबस वो होगा तो याद रखना, उसके बाद 20-21 दिन ही होंगे आपके पास, है ये ना समझना कि आगे 100 25-30 दिन पड़े होंगे उसके बाद। खैर, रिविजन्स भी होनी है इंशाल्लाह 5 के बाद, वो 4-4 दिन की रिविजन्स होंगी। ऐसे ही मेरे बच्चे, मैं उसमें रीड नहीं करूंगा, लेकिन हर हेडिंग उसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट बातें वो सारी बातें करता जाऊंगा, चाहे यहाँ पे बैठ के चाहे अपने घरों में बैठे हो, क्योंकि मेरे बच्चे 4-4 दिन की सिर्फ रिविजन होगी, बिलो की और सीलो की, टैक्स की नहीं होगी। तो आप उसको सुनते जाइएगा इंशाल्लाह। वो सुनी हुई बातें उस वक्त ना, यकीन करें, जब पेपर में आप बैठे होंगे ना, ऐसे लग रहा होगा कि जैसे राणा साहब अभी भी कहीं पास ही बैठे चीख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखना है? तो भैया मैं इसीलिए तो ऊंचा पढ़ाता हूँ आपको, चाहे गले का सत्यानाश हो रहा हो। और मुझे लग रहा है कि कुछ सालों के बाद डॉक्टर ने कहा ना, राणा साहब आराम करें, यानी कि अब आप मजीद ना पढ़ाएं, आप थोड़ा सा रेस्ट इन पीस, सॉरी, थोड़ा सा रेस्ट करें। ले बेटा, वो भी तो होना ही है ना, अल्लाह माफ करे सबने, वो वक्त में जाने, अल्लाह ताला ईमान के साथ यहाँ से ले जाए। लो बेटा, हमने डिस्कस किया था कि जिन लोगों के पास भी शेयर्स हो, चाहे वो पहले वाले मालिक हो चाहे बाद में बने, तो मेरे बच्चे वो कैसे शेयर आगे, अच्छा मैं लफ्ज बताने रखा था, दो अल्फाज बोले जाते हैं, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसमिशन। ये लफ्ज अक्सर आगे जाके मिल जाएंगे आपको, वैसे मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। जो ट्रांसफर होता है ना, हम अपनी मर्जी से करते हैं,
जो ट्रांसमिशन होता है वो उसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, वो कानूनी तौर पे शेयर आगे किसी को ट्रांसफर हो जाती है। जस्ट एग्जांपल, ये मिस्टर ए और बी इन्होंने शेयर्स अपने किसी और को गिफ्ट कर दिए, मर्जी है कि नहीं, तो ट्रांसफर लफ्ज बोल दिया करते हैं। इन्होंने शेयर किसी और को सेल कर दिए, मर्जी है कि नहीं, मर्जी है, तो लफ्ज क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। ये मर गए हैं, इनके शेयर्स इनके वर्सा को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर है या ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन है। ये कानूनी तौर पे ट्रांसफर हो जाएंगे ना, ये इंसॉल्वेंट हो गए, इनके शेयर कहां पे चले जाएंगे, वो इनके क्रेडिटर्स के पास है, उन्हीं उन्हीं के पास जाएंगे ना इसकी प्रॉपर्टी। ट्रांसफर है या ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन है। चलो बता रहा हूं, आगे जाके कोई ये लफ्ज आना है चैप्टर नंबर 2 के अंदर दूसरे चैप्टर में पढ़ना है हम। वैसे फिलहाल यहाँ पे लफ्ज सिर्फ उसने ट्रांसफर बोला तो आप ट्रांसफर ही रखें। इन चारों के लिए लफ्ज क्या बोले, ट्रांसफर। शेयर कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं दूसरे बंदे के पास, बेचकर, गिफ्ट करके, इंस्टॉलमेंट हो जाए तब ट्रांसफर हो जाएंगे, या मर जाए तब ट्रांसफर हो जाएंगे। मुश्किल बात तो नहीं ना। Whether the shares can be transferred easily, जिस तरह हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीद लेते हैं ना मेरे बच्चे, मैंने आपको बार बार बताया, हाउसिंग सोसाइटी का प्लॉट और किसी कंपनी के खरीदे हुए शेयर्स नोयत सेम तरह की ही होती है। वो भी आपकी प्रॉपर्टी है और ये शेयर्स भी आपकी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को भी आप बेच भी सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये शेयर्स के साथ भी वही सलूक कर सकते हो, क्योंकि अभी वो आपको बड़ा वाजे बोलेगा, शेयर्स प्रॉपर्टी ही होते हैं खुदा के लिए, इसके साथ प्रॉपर्टी वाला ही सलूक करें। याद रखोगे इस बात को। तो शेयर्स भी एक्चुअली बिल्कुल हमारे प्लॉटों की तरह हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें पैसा लगा ना आप, वही पैसा, चाहे प्लॉट खरीद लो उसी पैसे से आपने शेयर्स खरीद लिए। प्लॉट को किसी को गिफ्ट करना चाहते हो कर लो, शेयर्स को कर लो। बेचना चाहते हो प्लॉट बेच लो, शेयर्स बेच लो। है, खुदा ना खासा कोई मर जाए, शेयर्स उसके प्लॉट चला जाएगा बुरसा के पास, शेयर्स भी चले जाएंगे। कोई इंस्टॉलमेंट हो जाए, प्लॉट उसके क्रेडिटर, ये भी उसी तरह सेम डिटो उसी तरह। कहता कि ये शेयर कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, बेच के, गिफ्ट, इनहेरिटेंस। कौन सा मिस है यहाँ पे बड़ा, इंसॉल्वेंसी वाला, क्या करके बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए। लेकिन आपको तो पता है इंसॉल्वेंसी में भी उसकी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी, विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर्स एज अपोज टू पार्टनरशिप। अब ये किस, जिन बच्चों ने बी लॉ पढ़ लिया है उनको पता होगा कि, जिन्होंने नहीं पढ़ा इंशाल्लाह वो पढ़ लेंगे कि पार्टनर, मान लो कि हम सब लोग यहाँ पे सीएफई में पार्टनर हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं यहाँ पे, मैं भी पार्टनर हूँ आपके साथ, लेकिन मैं अब बुजुर्ग हो गया, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं अपनी जगह पे अपने बेटे को आपके साथ पार्टनर बना देता हूँ, वो आज के बाद आपके साथ पार्टनर होगा, मैं जा रहा हूँ, ये पार्टनरशिप के अंदर अलाउ नहीं होता अनलेस कि आप सारे इजाजत दें। ये वैसे पार्टनरशिप के अंदर अलाउ नहीं होता। लेकिन कंपनी में देखो, हम सब लोग सीएफई के शेयर होल्डर हैं, हम सब के पास क्या होंगे, इस कंपनी के शेयर्स होंगे। हैं, शेयर होल्डर तो है, मालिक तो है, पार्टनरशिप में मालिक थे, यहाँ पे कंपनी के अंदर भी सब अगर शेयर होल्डर है मालिक ही है। लेकिन कंपनी के अंदर कोई भी शेयर होल्डर अपनी मर्जी से शेयर किसी और को बेच सकता है, उसको किसी और से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। ये थोड़ा सा आपको फर्क बता रहा है पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर, कि पार्टनरशिप के अंदर एक बंदा, पार्टनरशिप में जो अपनी ऑनरशिप होती है, इंटरेस्ट होती है, वो किसी और को, ये प्रॉफिट की इंटरेस्ट नहीं कह रहा, क्योंकि प्रॉफिट किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी इजाजत लेके करना पड़ता है, वैसे वो भी अपनी मर्जी से नहीं होता, वो भी इजाजत लेके होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर अगर आप अपनी मलकियत किसी को ट्रांसफर करें बाकी पार्टनर से पूछ के, लेकिन ऑन कंपनी के अंदर अगर आप अपने शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहें, अपनी जगह पे किसी और को मेंबर बना रहे होंगे ना, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या रखोगे इस बात, बेटा नेक्स्ट कहता है कि ये वही बात है, नहीं फर्क है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर कहीं पे कुछ कमी पेशी रहेगी ना, कोई लाइन, तो बता दीजिएगा मेरे बच्चे। पीछे क्या था, शेयर ट्रांसफर, अच्छा वो ट्रांसफर माजर, बेटा शेयर ट्रांसफर कहता है कि मैंने शेयर आर ट्रांसफर्ड, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको जरा समझे। ले बेटा, पुराने वक्तों की बातें करें कि रहने दें, हमारी किताब करेगी तो हमें भी करनी पड़ेगी ना बेटा। अच्छा, पुराने वक्तों में कंपनी एक्ट 2017 से पहले की बात कर रहे हैं, ये 2017 में आया होगा ना कंपनी एक्ट 2017। इससे पहले जो ऑर्डिनेंस वगैरह हुआ करते थे, वहां पे इजाजत हुआ करती थी कि एक कंपनी जब किसी को अपने शेयर्स बेच रही हो, एक कंपनी जब किसी को शेयर सेल कर रही हो, तो वो क्या करती थी, शेयर्स को उधार पे भी दे दिया करते थे। मान लो ये मिस्टर ए है, ये आया हमारी कंपनी के पास, 10 रुपए का एक शेयर है, इसने कहा कि सर मुझे 100 शेयर दे दे, तो मेरे बच्चे ये इसने कितना पे करना होगा, पक्की बात है, 1,000 पे करना था 100 शेयर्स के लिए। हाँ ठीक होगा, क्योंकि मुझे आप पे कतई यकीन कर लो, कतई यकीन नहीं इस्लाम वाले। तो उसने क्या करना था, 1,000 रुपया पे करना था कंपनी को, लेकिन उसे उसके पास था 600 रुपया, उसके पास 600 रुपया। उसने कहा कंपनी को, भैया मुझे 100 शेयर दे दो,
कंपनी ने कहा कि ठीक है 1000 निकाल, मैंने उसने कहा कि भैया मेरे पास अभी 600 रुपया है, 400 रुपया मैं आपको बाद में दे दूंगा। कंपनी ने कहा कि ठीक है कोई इशू नहीं, क्योंकि इजाजत हुआ करती थी उस वक्त। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये मिस्टर ए के पास जो 100 शेयर्स हैं, जो 100 शेयर्स हैं जिनके ऊपर मेरे बच्चे 600 रुपया पेड है और 400 रुपया पेएबल है, ऐसे ना मेरे बच्चे, ये पेएबल है। ऐसे शेयर्स को उस वक्त हम बचपन में बोला करते थे पार्शली पेड शेयर्स। ऐसे शेयर्स जिनके ऊपर कुछ अमाउंट पे कर दी और कुछ अमाउंट पे करने वाली रहती है, क्या लफ्ज बोला करते थे जिनको, पार्शली पेड शेयर्स। लेकिन अब मेरे बच्चे ये सख्ती से मना है। आज के दौर में जब भी शेयर इशू होंगे वो हमेशा फुल्ली पेड होंगे। पहले अगले बंदे से पूरी अमाउंट कंपनी वसूल करेगी, उसके बाद उसको शेयर्स अलॉट होते हैं। उससे पहले अगर कर दें तो डायरेक्टर्स की खैर नहीं, क्या रखोगे। लेकिन पुराने वक्तों में तो था ना, जिन लोगों ने उस वक्त खरीद रखे होंगे उनके पास तो मान लो कि शायद वो काफी अर्सा तक रहे हों पार्टिसिपेट शेयर। बहरहाल अब हम इसी इसी एग्जांपल को दिमाग में रखे साथ हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं। मान लो मेरे बच्चे मिस्टर ए ने ये 100 शेयर किसी मिस्टर बी को आगे भेज दी, ट्रांसफर कर दिया, उसने गिफ्ट कर दिया, वही जो पीछे आप पढ़ के आए, इसे मिस्टर बी को भेज दिया। मेरे बच्चे मुझे बताएं, जब ये शेयर मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास चले गए, चलो पहले तो ये बताओ, जब मिस्टर ए ने ये शेयर खरीदे हुए थे, मिस्टर ए को इस कंपनी से मिलता क्या, डिविडेंड। मेन तो यही है ना मेरे बच्चे, डिविडेंड। और डिविडेंड क्या हुआ करता था, उस कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा, किसी और चीज में से नहीं, प्रॉफिट का हिस्सा, उसको डिविडेंड बोलते थे। क्या खाली डिविडेंड मिलता होगा, कुछ और। हाँ, भाई कल जब उसकी जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग को जाके अटेंड करने का राइट भी होगा। और जनरल मीटिंग को हम आगे जाके पढ़ेंगे, वही अटेंड करते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर थे। मतलब वहां पे वोट ही कास्ट करने होते हैं सादा अल्फाज में। जनरल मीटिंग को अटेंड करना या वोट कास्ट करना एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इस मिस्टर ए के पास ये भी राइट था उस वक्त कि वो जनरल मीटिंग अटेंड करके उसमें वोट भी कास्ट कर सकता है। ऐसे में बच्चे, तो फिलहाल तो हम यहीं पे रोक लेते हैं। अगर से कल ये कंपनी खत्म हो तो वाइंडिंग अप के मौके के ऊपर लायबिलिटी पे करने के बाद जो बच जाएगा इसको एसेट्स का हिस्सा भी मिलेगा, कुछ इस तरह की बात है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, अब ये शेयर्स इसने बेच दिए हैं किसी मिस्टर बी को। अगर मिस्टर बी को शेयर बेच दिए तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, इन शेयर्स, ये कौन से शेयर, ये 100 शेयर बेचे हैं, इन शेयर्स के साथ जुड़े हुए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यही होता है ना मेरे बच्चे, जब हम कोई चीज किसी को बेच दें राइट भी ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑब्लिगेशन भी। एक मैंने प्लॉट खरीद रखा डीएचए में 1 करोड़ रुपए का, मैंने उसके ऊपर 50 लाख पे किया, 50 लाख पे करने वाला रहता, उसकी फाइल मैंने आपको भेज दी मेरे बच्चे। अब उस प्लॉट के ऊपर जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, क्या दोनों ट्रांसफर हुए होंगे या सिर्फ राइट आपको ट्रांसफर हुआ, 50 लाख अभी भी जो रिमेनिंग वो मैंने ही पे करना, वो भी आपने पे करना है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट भी आपका, लेकिन वो लाइबिलिटी भी आप ही पे करेंगे। सेम यहां पर भी, जब ए ने बी को शेयर बेच दिए मेरे बच्चे, राइट्स भी ट्रांसफर हो गए एंड ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या ट्रांसफर हुआ, वो रिमेनिंग जो अभी 400 पेंडिंग पड़ा हुआ वो अब कौन पे करेगा, वो बी पे। ऐसे मेरे बच्चे, या शेयर होल्डर के ऊपर अगर कोई और ऑब्लिगेशन होता भी हो, किसको ट्रांसफर हो जाएगा। और राइट मीटिंग अटेंड करने के, डिविडेंड वगैरह वाले, वो भी किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, बी। ये बात मेरे बच्चे आपको यहां पर समझाना चाह रहे हैं। कह रहा व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर्ड द राइट्स एसोसिएटेड विद द शेयर्स सच एज राइट टू रिसीव पोर्शन ऑफ एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, यानी क्यों बोल रहा है, बास का होता है, बास का नहीं होता, बास का प्रॉफिट आ भी जाए, डायरेक्टर नहीं देते डिविडेंड, इसलिए लफ्ज बोल रहे हैं अगर हो डिविडेंड। हाँ, ये नहीं कि प्रॉफिट है तो डिविडेंड भी होगा हमेशा, नहीं नहीं, बास का नहीं देते डायरेक्टर, आगे जाके देखेंगे डायरेक्टर इस मामले में बड़े पावरफुल होते हैं। कह रहा है कि portion of any dividend paid by the company are the right to attend and vote at general meeting of the company are transferred to the new owner। अगरचे उसने लाइबिलिटीज या उसकी, क्योंकि आज के दौर में तो होती नहीं लाइबिलिटी, क्योंकि आज के दौर में तो शेयर होते ही फुली पेड है, उस तरह की कोई चीज होती नहीं, तो सादा अल्फाज में राइट ही राइट होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं जब आप एक दफा खरीद लें। लेकिन पुराने वक्तों में इस तरह की चीज हुआ करती थी, उस लिहाज से मैंने आपको समझा दी, क्योंकि आगे जाके पार्शली पेड का लफज आएगा। जब कहीं पर भी पार्शली एक दफा जिक्र हो गया या 2 दफा, जब लफज पार्शली पेड शेयर लिखा है तो मतलब क्या है, ऐसे शेयर जिनके ऊपर आधी अमाउंट कंपनी को दी हुई है, उस बंदे ने आधी अमाउंट अभी पे करने वाली रहती है। जी बस बेटा, वो जो डिविडेंड मिला करता था ना, वो पेड अप कैपिटल के लिहाज से मिलता है, जितना हम पे कर चुके हैं, कि उस लिहाज से मिल रहा होता था, जो उसका वो आर्टिकल्स के अंदर रूल्स होते हैं मेरे बच्चे। कंपनी लॉ इस बात में नहीं वो बता रहा कि आप, ये आपका अपना इंटरनल मामला है, जो मर्जी उसूल बना ले। हमने उसूल लिख दिया आर्टिकल्स के अंदर, हम पार्शली पेड को फुल्ली डिविडेंड दिया करेंगे, क्योंकि पे तो करना ही करना है उसने, है। या हमने कह दिया कि हम उसको उतना ही पे करेंगे जितना पे हुआ हुआ है उसके ऊपर ओरिजिनल अमाउंट, जो नहीं पे हुई उस लिहाज से डिविडेंड पे नहीं करेंगे। वैसे जो आज असूल है वो फुली पेड शेयर्स के लिहाज से डिविडेंड पे करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे ये आपके इख्तियार में है, कंपनी लॉ इसके बारे में बिल्कुल खामोश हुआ करता था।
वो कहता है आप जाने, आपके कानून जाने, आप जिस तरह मर्जी बना लो। जैसे हम यहाँ पे कॉलेज, मान लो ये कॉलेज है, चाहे कोई बच्चा अभी फीस पे कर दे, कोई इंस्टॉलमेंट में कर ले, कोई पे कहता है मैं पास होने के बाद पे करूंगा, मतलब डिपेंड कर रहा होता है ना। कर लो तो डील कर लो। कोई कानून तो नहीं ना आई कैप ने क्या रखा कि नहीं नहीं पहले फीस पकड़ो बच्चों से फिर उनको क्लास में बैठाओ। उन्होंने कहा ये आपके अपने मामला था, जो मर्जी करें आप। ये रीड कर लिया हुआ ना। एक्चुअली ना ये थोड़ा थोड़ा आपको वो डिफाइन कर रहा है, वो 2-3 चीजें हमने पढ़ी थी ना, वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी के अंदर जो 3 तरह के अल्फाज कुछ इस्तेमाल होते हैं, आगे उनको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर रहा है उन टर्म्स को जो वहां पे इस्तेमाल हुई थी। तो वहीं पे मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो परपेचुअल एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब हमने समझ लिया था। इसका मतलब क्या है, मालिक जैसे मर्जी चेंज हो रहे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। खुदा ना खासा सारे मालिक मर जाएं, कंपनी की सेहत पे कोई असर, क्योंकि ये नहीं होंगे, इनकी जगह पे कोई और आ जाएगा। क्योंकि चार ही तो चीजें हैं, मर गए पक्की बात है कोई और आ जाएगा, बेच दिए जिसको बेचोगे वो आ जाएगा, गिफ्ट कर दिए जिसको, वो जो डोनी है वो आ जाएगा। पता है ना बचपन में आपने बिलो में पढ़ा था, जो गिफ्ट देता है वो डोनर और जिसको गिफ्ट मिले वो डोनी होता है। ऐसे ही है ना। ये ना कहना सर देखो कितना गंदा लफ्ज बोला डोनी है, भाई धोनी भी है, इतना गंदा लफ्ज थोड़ी है। नहीं बेटा, चेंज इन ओनरशिप आर इवन द डेथ आर बैंक, अब यहाँ पे जाकर उसने बकवास की है ट्रांसफर वाली। ये बैंक वाला पीछे लफ्ज नहीं ना बोला था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया उसने। कहता था चेंज इन ओनरशिप, ओनरशिप कैसे चेंज हो सकती है, यही हमने पढ़ा था ना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर इवन द डेथ आर बैंक्रप्सी ऑफ ए ओनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी। यानी कि जैसे मर्जी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो, कंपनी की सेहत पे कोई असर एज अपोज टू पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में अगर मान लो कोई बंदा नहीं रहता तो वो पार्टनरशिप भी नहीं रहती। बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, अब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी में है क्या, जरा गौर कीजिएगा मेरे बच्चों। इस सैटरडे को हमारा टेस्ट होगा, जितना हमने पढ़ लिया होगा कल तक इंशाल्लाह, सैटरडे को उसका टेस्ट होगा। याद रखोगे इस बात को, ठीक हो गया। कल आपने दोबारा मुझे याद करवाना। जी मेरे बच्चे बिल्कुल। ले बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा लिमिटेड लायबिलिटी के लिहाज से देखो, हम पढ़ रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी के साथ जुड़े हुए मामला को हम देखते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के साथ मजीद 2 तरह के लोग होते हैं, हम इन्हीं की लायबिलिटी की बात करते हैं, और तो कोई होता नहीं इस तरह की लायबिलिटी के बारे में मामला इतने। हम 3 तरह के लोगों की लायबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कंपनी, उसके बाद कंपनी के मालिक, और फिर कंपनी चलाने वाले। क्योंकि ये 3 तरह के आपके साथ सामने इंसान है, 3 तरह के पर्सन खड़े हैं, ये पर्सन ही है। कंपनी बनाने वाले भी पर्सन है, कंपनी खुद भी पर्सन है, और कंपनी चलाने वाले भी पर्सन है। तो मैं तो इन्हीं के दरमियान मेरे बच्चे देखा जाएगा ना कि यहाँ पे लायबिलिटी किसकी क्या होगी, इनको हमने देखना है मेरे बच्चे। अगर हम बात करें, ये 3 तरह के आपके सामने लोग हैं कंपनी के लिहाज से, कंपनी बनाने वाले, कंपनी चलाने वाले, और कंपनी खुद। अगर हम बात करें कंपनी बनाने वालों की, कि भैया कंपनी बनाने वालों की कोई लायबिलिटी होती होगी मेरे बच्चे, हाँ होती है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी। और मेरे बच्चे लिमिटेड लायबिलिटी किस हद तक बोला, एक मिस्टर ए है इसमें से, उसने 100 शेयर खरीदे, जैसे अभी वो था 10 रुपए का एक शेयर था, 1000 रुपया, वो 1000 का 1000 पे करके बैठा हो, पे कर दिया उसने, पूरी की पूरी अमाउंट पे की हुई। मुझे बताएं क्या मजीद या किसी चीज के लायबल है, नहीं। लेकिन अगर उसने मान लो कि अभी उसमें से 600 पे किया था और 400 अभी भी रहता था पे करने वाला, तो फिर वो लायबल है, अभी भी लायबल है। क्योंकि कंपनी उससे ये 400 रुपया कभी भी मांग सकती, 400 से ज्यादा नहीं मांगी, मांगेगी सिर्फ 400, क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी उन शेयर्स की वैल्यू तक, और वो कितनी थी, 1000 रुपये। अगर तो पूरी पे कर दी, आपकी जान छूट गई, अब मजीद किसी की चीज के लिए लायबल नहीं। जितना पे करना था आपने पे कर दिया, कल कंपनी डूबती है तो 1000 रुपया लेकर डूबे। लेकिन अगर आपने अभी 600 दिया था, 400 रुपया रहता था, और कंपनी डूब रही हो, कंपनी उसको कहेगी मैं डूब रही हूँ, जल्दी जल्दी पकड़ा मुझे 400 दो, तो मैं 400 साथ लेके ही डूबूंगी। वैसे नहीं मैंने डूबना, पक्की बात है, आपको देने पड़ेंगे वहां पे कंपनी, नहीं तो कंपनी उस वक्त तक तड़पती रहेगी वहां पे, है, उसकी रूह उसको आके स्थायी को कहेगी 400 दे, और डूबूंगी तभी, है। तो मेरे बच्चे को कहेगा अल्लाह फाट जान छा, कंपनी ठक डूब गई। तो बेटा अब मेरे बच्चे ये बात समझ आ रही है थोड़ी सी आपको, कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है, ये नहीं कहना कभी इनकी लायबिलिटी नहीं होती। अगर कभी किसी ने पूछ लिया, कल आप इंटरव्यू देने जाएं फर्म के अंदर, और वो बड़े शरारती लोग बैठे होते हैं वहां पे, है, वो आपसे पूछेंगे तब बताओ शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है कंपनी के लिहाज से कोई, आपको नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना मेरे बच्चे। वो कहेंगे होती है लेकिन लिमिटेड होती है, बकवास तो सही करो, है बेसिक कॉन्सेप्ट तेरे खराब है, और तू यहाँ पे आर्टिकल्स के लिए आ गया, बिग फोर एंटर होते शर्म नहीं आई तुम्हें, है तो निकाल दें वहां से, होता है ऐसे, ये ना समझ। और अच्छा पूछेंगे, अच्छा बताओ अभी पंजाब का गवर्नर कौन है? खुदा का हो,
पता नहीं ये बलीस है या बल्कीस है, अब ऐसा मैं आपको कह के मैं भी फंस गया और मैं भी सोच रहा हूँ। वो पेपर पार्टी का कोई बंदा है, उसका नाम अजरीज प्लीज, क्या है उसका? मुझे यार हाथ दोगे, मैं अपने पास वापस ले रहा हूँ, कुछ और पूछेंगे फिर हमारे, ये बात नहीं पूछेंगे। जो पूछते हैं मैं बता रहा हूँ आप, थोड़ा बहुत मेरे बच्चे ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, इनका भी आइडिया होना चाहिए आप। नहीं बेटा। अच्छा, मेंबर्स की लाइबिलिटी का तो हमें पता चल गया कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन पूरी अमाउंट तक ही लिमिट होगी, याद रख। जब पूरी पे कर दोगे उसके बाद मजीद किसी चीज के लायबल नहीं होगे। लेकिन अगर आधी अमाउंट पे किया, आधी पे करने वाली है, वो पे करोगे तो फिर हम कहेंगे अब मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है, अब मैं मजीद किसी चीज के लिए लायबल। या मान लो कि चलो इस तरह भी कह सकते हो, भैया देखो मेरी लाइबिलिटी लिमिट थी 1000 तक, तो वो कहेंगे ठीक है 1000 तक लिमिट है, 400 तो दे। फिर हम जाहिर बात है उसको 400 हमें देना पड़ेगा। तो बेटा उसके बाद आ जाओ डायरेक्टर्स की तरफ। अब हम देखेंगे क्या डायरेक्टर्स की कोई लाइबिलिटी होती है? आपको क्या लग रहा है कि डायरेक्टर्स किसी चीज के लिए कंपनी में लायबल होंगे? कंपनी डूब गई है और आप सब डायरेक्टर्स है सीएफई के, और सीएफई डूब गया, ये कंपनी थी। मुझे बताओ क्या आप लोग लायबल होंगे किसी चीज के लिए? अब यहाँ पे कानून क्या कहता है, डायरेक्टर्स की नो लायबिलिटी। नो लायबिलिटी, लिमिटेड में तो कुछ ना कुछ होगी ना मेरे बच्चे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स की नो लायबिलिटी, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं हो, लेकिन अगर औकात में रहते हुए काम करेंगे। लेकिन अगर औकात से बढ़े तो फिर उसके लिए लायबल होंगे। देखो औकात क्या है डायरेक्टर्स की मेरे बच्चे, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। अब रूल्स एंड रेगुलेशन आगे जाके हम पढ़ेंगे, कंपनी को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एक तो होता है कंपनी एक्ट 2017 खुद, उसके बाद हमारी कंपनी का मेमोरेंडम, उसके बाद हमारी कंपनी के आर्टिकल है, उसके बाद हमारी कंपनी के बने हुए कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद हमारी कंपनी में पास होने वाली रेजोल्यूशन। समझाने की बात कर रहा हूं। ये पांचों अल्फाज आगे आएंगे, अभी तो मैंने वैसे ही बोल दिए ना, आगे आ जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं तो ये बोलेगा अल्फाज, ये बाकी तो इन्हीं के मुताबिक बनते हैं, इसलिए इन दोनों अल्फाजों को गोली मार। कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से होते हैं? कंपनी एक्ट 2017, मेमोरेंडम और आर्टिकल। कंपनी इन कवानीन के तहत चलाई जाती है। अगर डायरेक्टर इनके मुताबिक चला रहे होंगे तो डायरेक्ट उसके बाद कंपनी डूबे तरे, डायरेक्टर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे बच्चे डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं हो, ना ही कोई लायबिलिटी हो। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो अगर डायरेक्टर ने इनकी कहीं पे खिलाफवर्जी की, तो फिर उसके लिए डायरेक्टर खुद लायबल, कंपनी लायबल नहीं हो। वैसे कंपनी डायरेक्टर कुछ भी करे ना, उसकी सारी मेरे बच्चे लायबिलिटी कौन पे करेगी? कंपनी खुद पे करती है, मेंबर नहीं, कंपनी खुद। डायरेक्टर की हर हरकत के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर डायरेक्टर ने उसको औकात में रहते हुए किए थे, और औकात क्या थी इनकी? ये कानून। अगर कानून के अंदर रहते हुए कुछ भी कर रहे हो तो कंपनी कहेगी जो भी आपने किया कानून के मुताबिक किया, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि आप मेरे एजेंट हो, मेरे लिए काम कर रहे हो ना आप। कंपनी खुद तो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती, तो उन्होंने अपने मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट किया हुआ? अगर थे वो शेयर होल्डर कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर होल्डर कह लो, कंपनी कह लो, बात तो एक ही है ना, मालिक तो यही है कंपनी के, इन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो मेरे से कंपनी के डायरेक्टर की किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं अगर रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जैसा एग्जांपल लीजिएगा, ये आर्टिकल किसने बनाया होगा? मालिक ने। ऐसे ही है ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाते कौन? मालिक। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन किसने ऐड किए होंगे? मालिकों ने। भैया आर्टिकल्स के अंदर मालिकों ने एक बात लिख दी बनाते हुए कंपनी, कि अगर तो ये डायरेक्टर कभी उधार लेने जाए, 10 मिलियन तक का उधार ये खुद ही ले सकते, लेकिन अगर 10 मिलियन से ऊपर उधार लेना हुआ पहले हमसे इजाजत लेंगे, फिर उधार लेंगे। तो भैया डायरेक्टर गए एक दफा बैंक में और बैंक से जाके 15 मिलियन का उधार ले लिया। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, ये जो 15 मिलियन का उधार लिया है, क्या डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए लिया है, या अथॉरिटी से तजावुज किया है? सब तजावुज किया, क्योंकि इनको 10 मिलियन तक उधार लेने की इजाजत थी। कितना उधार ले लिया? 15 मिलियन। अब ऊपर का 5 मिलियन के लिए डायरेक्टर खुद जिम्मेदार है, 10 मिलियन के लिए कंपनी जिम्मेदार। याद रखोगे, कल अगर कंपनी डूब जाती है तो मेरे से कंपनी 10 मिलियन ही पे करे बैंक का, ऊपर का 5 मिलियन कौन पे करेगा? तो डायरेक्टर खुद पे करेंगे। वो कहेंगे, बैंक कहेगा सर आपने देने, कहेंगे हमने क्यों देने, हम मैं मेरे जो भी मेरी जिम्मेदारी। अच्छा एक याद रखना, कंपनी की जिम्मेदारी कानून के मुताबिक ही होगी। जो चीज कानून के मुताबिक हो रही होगी कंपनी उसके लिए जिम्मेदार है, जो चीज कानून से हट के हो रही होगी, जो कर रहा होगा वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि कंपनी खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती। ऐसे ना मेरे बच्चे, तो कर तो उसको यही रहे होंगे ना लोग, जो भी चला रहे हैं, चलाने वाले हैं या बनाने वाले हैं, वही कर रहे होंगे। तो कंपनी उसी काम के लिए जिम्मेदार होती है जो कानून के मुताबिक हो रहा हो। उससे हटके होगा, मालिकों ने किया वो जिम्मेदार, शेयर होल्डर डायरेक्टर ने किया वो जिम्मेदार। याद रखोगे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आगे जब बड़े हो गए आप पढ़ेंगे, उसको कहते हैं रेटिफिकेशन। पढ़ा था कभी आपने बिलॉ के अंदर भी?
याद है वो माइनर वाले मामले में, कि माइनर रेटिफिकेशन नहीं कर सकता था। तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या था, पहले ये बताओ। जब कोई, हाँ, अगर कोई बंदा गलती कर दे, उसको बाद में दुरुस्त मान लो, एक्सेप्ट कर लो उसकी गलती को। डायरेक्टर ने जाके 15 मिलियन लोन ले लिया, कंपनी कह सकती है 10 मिलियन के लिए मैं जिम्मेदार, 5 मिलियन के आप जिम्मेदार, क्योंकि मैं अपने आर्टिकल्स के मुताबिक चल रही हूँ, उसके मुताबिक ही चलाऊं मुझे। लेकिन कंपनी चाहे तो उसको रेटिफाई भी कर सकती है, कहेगी कोई नहीं, फिर क्या हुआ है, ये कौन कर रहे होंगे रेटिफाई, नोट और शेयर होल्डर। वो कहेंगे कोई मसला नहीं, आपने मजबूरी में एक कोई लोन पे करने के लिए ले लिया ये 15 मिलियन, कोई मसला नहीं, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर कौन पे करेगा इसको, फिर कंपनी पे करेगी। लॉस से बचाने के लिए, सब वो पार्टनरशिप में था ना कि इमरजेंसी में अगर हम पार्टनर फॉर्म है उसको लॉस से बचाने के लिए एफर्ट्स से एक्सीड करें पार्टनर, तो फिर कुछ नहीं कहेंगे उसको। नहीं यहाँ पे उस तरह के अल्फाज हैं नहीं, लेकिन रेटिफिकेशन का रख रखा है यहाँ पर भी। उसने कह दिया कि यहाँ पे अल्फाज, वही बात तो एक ही होगी ना। अगर वो कह देंगे मेंबर्स को भैया लॉस से बचाने के लिए काम किया था, नहीं करना था हमने, लेकिन लॉस से बचने के लिए ऑप्शन नहीं था कोई, तो फिर हम ये कहीं पर भी जा सकते हो, रेटिफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रखा कि इमरजेंसी में अनलिमिटेड अथॉरिटी, जो मर्जी करो, अल्फाज नहीं कहीं पे लिखे हुए, रेटिफिकेशन का लिख रखा है तो हम रेटिफाई कर देंगे, बात तो एक ही। लो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 तरह के लोगों की लाइबिलिटीज कंपनी के लिए है। हमने कहा कि मालिकों की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है लेकिन महदूद। डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, नो लाइबिलिटी, लेकिन अगर विद एन अथॉरिटी काम करेंगे। अब बात आ गई मेरे बच्चे कंपनी की, हमने पढ़ा था ना कंपनी खुद भी इंसान है, कंपनी खुद भी इंसान है। अब कंपनी की लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, 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 कोई ना कोई तो लाइबल हो ना अनलिमिटेड। इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड, इनकी है ही कोई नहीं। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, डायरेक्ट सोल ट्रेडर के मामले में जब हम सोल ट्रेडर का कारोबार करते थे, वहां पे हम कहते थे हमारी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। उस अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, हाँ, लाइबिलिटी पे करने के लिए हमारा घर बार, घर में जो भी पड़ा हो, बैंक बैलेंस हो, जो भी हो, सब भी जा रहा हो तो जाएगा, यही मतलब था ना। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी ने क्रेडिटर के पैसे देने हैं, तो वो पैसे देने के लिहाज से कंपनी की खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी क्या करेगी, घर के वो सारे बर्तन सब कुछ बेच बचा के वो पैसे पे करेगी। इसके बाद कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, कंपनी वो सारे एसेट बेचेगी, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है, उन लोगों की लाइबिलिटी पे करने के लिए। जब सब कुछ बिक गया, उसके बाद भी कुछ ना रहे, लोगों की अभी भी लाइबिलिटी पड़ी हो और कंपनी के पास ना रहे कुछ, तो फिर मेरे बच्चे उन लोगों का पैसा डूब जाता। लेकिन कंपनी एक दफा बिल्कुल खाली होगी, लाइबिलिटी सब कुछ बेचेगी अपना, जो कुछ भी हो, सब बैंक बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग लेकर आएगी, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। जब तक लाइबिलिटी पे नहीं होती, इसकी जान नहीं छूटेगी। कहेंगे अब तो सब कुछ दे दिया मैं, अब रह ही क्या गया। हमने कहा तेरी जान, हम उसको बाइंड अप कर दिया घर से, डिसॉल्व कर दिया घर से, ऐसे ही है ना। लेकिन आम मामले में, यहाँ आम लोग भी तो इंसॉल्वेंट होते हैं ना, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। उनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी इकट्ठी करके हम लाके वो बैंक के कोर्ट के हुक्म पे लोगों के सामने रख देते हैं। हम उन लोगों को कहते हैं इसके पास जो कुछ था सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब वो फिर कहते हैं इसकी जान, कानून कहता है खबरदार, ये कंपनी नहीं है, इसको नहीं हम हाथ लगाने देंगे, तो इसको कुछ नहीं कहा जाता। ये बचा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो ये होता है कि अगर उसके सारे ऐसे बेच कर भी वो अपना लाइबिलिटी पे कर दे, लेकिन फिर अगर कुछ बच जाए तो वो कमा के देता है प्रॉफिट। लाइक सोल्ड ट्रेड में तो ऐसे भी होता है। शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा। नहीं, वो कुछ और होता है, आगे आएगा इसका कॉन्सेप्ट, मैं बताऊंगा फिर थोड़ा सा इसके बारे में। तो बेटा, अब ये समझ आ गई आपको, कंपनी की खुद की लाइबिलिटी कैसी होती है, सोल ट्रेडर और पार्टनर। क्योंकि देखो ये जो कारोबार है ना, एक्चुअली हम देखेंगे इस कारोबार की मालिक कंपनी है, और वो सोल ट्रेडर की तरह अकेली मालिक है उस कारोबार, बजाहिर जो हकीकत में है लाइबिलिटी के लिहाज से। हम कहेंगे ये कारोबार, ये सीएफई कंपनी है, हम कहेंगे सीएफई इस कारोबार के लिहाज से तू सोल ट्रेडर है, तू अकेली मालिक है, कल इसमें कुछ भी हुआ उसके लिए तू फुली लाइबल है, जब तक उसकी सारी लाइबिलिटी पे ना कर। तो कंपनी कहेगी वो मेरे मालिक है, उनका क्या करना। हमने कहा उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड, चंगा नहीं था कहेंगे नहीं उनको मालिकों को, यार ये जी बंदे हो। वो कहेंगे हमने भी इसीलिए आपको बनाया था ना, हमने नहीं बनाया, तेरे मालिक हैं हम, बनाने वाले हैं, क्रिएटर्स को ऐसी बात कर रही है, शर्म नहीं आ रही, बोलेगा नहीं है? हमने तुझे बनाया और तू हमारी बातें कर रही है, वो शर्मिंदा हो जाएगी, बात तो सही, आप लोग मेरे माई बाप को बनाने वाले हैं। नहीं बेटा, कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी
कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ। सिर्फ मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कंपनी की खुद की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। एक कंपनी इज फुल्ली लायबल फॉर ऑल इट्स डेट्स एंड अदर लायबिलिटी जस्ट एज एन अदर पर्सन इज फुल्ली लायबल फॉर द डेट्स दैट ही और शी इनकर। जैसे आम इंसान सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के अंदर जैसे वो अपनी लायबिलिटीज के लिए फुल्ली लायबल होता है, कंपनी भी अपने सारे मामलों के लिए खुद फुल्ली लायबल। उसकी लायबिलिटी कैसी होगी? खुद की अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड का मतलब क्या है? सारे एसेट बेचो और लायबिलिटीज पे करो, और ये बेचेगी और लायबिलिटीज पे करेगी जहां तक हो सके। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स कैसी होगी? द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट। देखो मेरे बच्चे, ये एजेंट का ना लफ्ज आप लोगों ने बिलो में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेंगे। एजेंट कौन होता है? हाँ, हर वो काम जो हमने खुद करना होता है, खुद करने के बजाय अगर अपना काम किसी और से करवा लें, वो आपका एजेंट होता है। जैसे सर हमने खुद पढ़ना था लेकिन हम सर आपसे पढ़वा रहे हैं, तो आप हमारे क्या हो? एजेंट हो। नहीं, ये कुछ और मामला है, यहाँ पे ये कुछ और है। शर्म नहीं आएगी आपको इस तरह की बात बोलते हुए, ये कुछ और मामला है। तो मेरे बच्चे हुआ क्या? चलें खैर, ये मोबाइल मैंने बेचना है, मैं खुद भी तो बेच सकता हूँ। मैं इस बच्चे को कहता हूँ बेटा जाओ ये मोबाइल बेचो, तो ये मेरा क्या है? ये एजेंट है। खैर, अब एजेंट अगर कुछ गलत करे, हम कहते हैं ये गलती एजेंट की तो बात का मामला है, उसके लिए सारा जिम्मेदार कौन होगा? मालिक खुद ही होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी मेरे बच्चे, ये जो डायरेक्टर हैं, ये कंपनी को चलाने के लिहाज से शेयर होल्डर के एजेंट, वो खुद भी मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कंपनी को मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट कर दिया? डायरेक्टर्स। लेकिन सर वो तो खुद आते थे ना। सर शेयर होल्डर खुद ही तो डायरेक्टर बनते हैं, ये कैसे हो सकता है कि बंदा खुद ही प्रिंसिपल हो और खुद ही वो एजेंट हो? लेकिन यहाँ पे ये कमाल का कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के अंदर मालिक खुद मालिक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं और खुद एजेंट भी हैं। लेकिन जो एजेंट के तौर पे वो डायरेक्ट कंपनी के चलाने के लिहाज से जो भी काम कर रहे हो, मेरे बच्चे याद रखना कि उसके लिए जिम्मेदार एक्चुअली कौन होंगे? वो मालिक ही होंगे। चला बात समझाने की बात कर, अगर कुछ लोग ये अथॉरिटी से तजावुज करेंगे, चलो उस तरह कहते, चलो आप भूल जाओ ये जो भी डिस्कस हुआ है, बस इतना दिमाग में रखो। ये जो डायरेक्टर कंपनी चलाने आए थे, किनके कहने पे चलाने आए थे? शेयर होल्डर। और ये अगर उनके कहने पर ही चला रहे हो, जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही चला रहे हो, तो मेरे बच्चे इन डायरेक्टर्स का कोई कसूर नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने कहना ना माना, मालिकों का ना माना या कंपनी एक्ट का ना माना, तो फिर इनकी लायबिलिटी होगी। याद रखोगे? कहते डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, दोनों को कवर कर दिया उसने, डायरेक्टर्स को भी और डायरेक्टर्स के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे, बाकी ऑफिसर, डिपार्टमेंट्स के मैनेजर वगैरह व्हाटसोएवर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या CFO या और इस तरह के लोग। कहता है कि डायरेक्टर अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर औकात एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और कंपनी एक्ट 2017। दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी। वो खुद जिम्मेदार, पर्सनल लायबल का मतलब अपने घर से लाके पैसे देना, वो खुद जिम्मेदार नहीं होंगे। मेंबर्स की लायबिलिटी हमने देख लिया। द कॉन्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द मेंबर। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है बस, इसमें इनकी तो होती को नहीं। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो लिमिटेड किसकी होगी? क्योंकि कंपनी के नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड लिखा रहा होता है, जैसे CFE लिमिटेड है, एंग्रो लिमिटेड, नेस्ले लिमिटेड। तो सर वो लफ्ज लिमिटेड किसके लिए है? वो मेंबर्स के लिए है सर, वो कंपनी के लिए नहीं होता। सिर्फ लोगों को बताया जा रहा होता है ये कंपनी है सामने, क्योंकि नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड लिखा रहा है, CFE लिमिटेड, ये है कंपनी। लेकिन इस कंपनी के बनाने वाले जो मालिक हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। क्या रखोगे इस बात को? ये नहीं होता कि कंपनी के नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड आ रहा हो तो आपको लगे कि शायद कंपनी की खुद की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी की खुद की लायबिलिटी हमेशा ही क्या रहेगी? अनलिमिटेड। कहते द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई टू द ओनर मेंबर ऑफ द कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ ए कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी के ऊपर कर्जा हो भी तो भाई मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं है, हम कहेंगे है लेकिन लिमिटेड। हमने कहा तक लिमिटेड? जितना उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट की शक्ल में करते हैं, शेयर्स की शक्ल में। एंड दे डोंट हैव टू पे एनी अदर अमाउंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी दिवालिया हो भी जाए तो उसकी जो लायबिलिटीज होंगी वो मेंबर घर से लाके पे नहीं करेगा। वो कौन पे करेगा? कंपनी खुद पे करेगी। कहां से करेगी? एसेट्स को बेच के। हमारी क्लास कितने बजे तक है बोलो? आ गया लफ्ज? क्या मतलब है इसका? आधे पैसे दे दिए और आधे अभी पे करने वाले। क्या यहाँ पे कोई पार्शली पेड स्टूडेंट बैठे हुए? होते ही होंगे ना, कॉन्सेप्ट पूछा है मैंने, सच्ची मुझे ना बताएं, मैं सिर्फ पूछा है, होते होंगे ना।
होते होंगे मेरे बच्चे। और इनका मतलब क्या है, कुछ पे कर दिया, कुछ पे करने वाला तो शर्म करो, पे कर दो। मजाक किया मेरे बच्चों ने, जस्ट। ले बेटा, अब दोबारा बताने की जरूरत है ये सारा कुछ। देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। ओए होए होए होए, एक्सेप्शन, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये ना कहना मजाक किया सर। जहां पे जिस चीज की भी एक्सेप्शन आ जाए यहाँ पे, वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो। देखो मेरे बच्चे, एक्सेप्शन तो हर जगह पे इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ना, यहाँ पे आप सारे लोग बैठे हो, एक गंजा बंदा है, अब वो एक्सेप्शन है, हमारा ध्यान उस गंजे पे लाजमी जा रहा होगा, यार ये कमाल है? सारे बैठे हो, एक बंदे ने टका के येलो कलर पहन रखा है उसमें, है? आंखों को लग रहा है, एक्सेप्शन है ना, नजर आएगा हमें। तो एक्सेप्शन जो भी हो, अब देखो ना, हम घर में इतने होते हैं, लेकिन एक हमारा रिश्तेदारों का बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, घर वाले उसी का जिक्र करते रहते हैं, भाई वो एक्सेप्शन है, वो आप जैसा नालायक नहीं है। अब मैं आपकी नहीं बात कर रहा, वैसे मैं बात कर रहा हूं। जो एक्सेप्शन कहीं पर भी हो ना मेरे बच्चे, अब देखो ना, मान लो कि अमरूदों की वो है, एक रेडी लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर ना एक तरबूज भी पड़ा हुआ, कहेंगे अमरूदा ना तरबूज भी है, तो एक्सेप्शन है। कहीं पे कोई एक्सेप्शन वो हमेशा दिखती है। आई कैप एग्जामिनर का भी सेम मेरे बच्चे यही साइकी है उसकी, पूरी किताब के अंदर जहां पे एक्सेप्शन होगी उसका ध्यान जाता है उसको। और बात का तो वो सारी एक्सेप्शन इकट्ठी करके ना आपको पूरा सवाल बना देता है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सबकी एक्सेप्शन बता। इतना कमाल है वो। इसलिए मेरे बच्चे एक्सेप्शन के ऊपर खास तवज्जो देनी है। अब ये क्या आ गई, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किस चीज की है, इस चीज की, लायबिलिटी ऑफ मेंबर। हमने पढ़ा था कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, लेकिन उसने कहा कि इसकी एक एक्सेप्शन भी है। इसका मतलब उस एक्सेप्शन के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, अभी और भी लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड फिर भी नहीं होगी। फिलहाल तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे ने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, अभी 600 पे किया है, 400 पे करने वाला रहता है, 600 पे करके वो बकवास नहीं करेगा कि मेरी मजीद लायबिलिटी नहीं है। उसने कहा कि मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड थी और मैंने तो पे कर दिया है। हम उसको कहेंगे ना, मेरे बच्चे तूने पूरा पे नहीं किया। जब पूरा पे कर दोगे फिर आप ये लफ्ज बोलना कि मेरी लायबिलिटी अब क्या होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन अभी लफ्ज ना बोलो कि आपकी 600 तक नहीं, 1000 तक लिमिटेड थी और उसमें से 600 पे किया, 400 पे करो, फिर ये लफ्ज बोलते फिर याद रखोगे। आधे पे करके आप ये नहीं कहेंगे मैंने जितना पे करना था कर दिया, अब मैं मजीद के लिए लायबल नहीं, क्योंकि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हम कहेंगे सर आपने बिल्कुल सही बोला, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन पूरी अमाउंट पे करने के बाद अभी आपने आधी अमाउंट पे की है, इसलिए रिमेनिंग अमाउंट अभी पे करेंगे आप पर एहसान किया था, आप उसको इस तरह करेंगे हमारे साथ। जी बेटा, ठीक है। देख आप 2 नंबरियां डिस्कस कर ही नहीं रहे यार। देखो 2 नंबरी तो जो मर्जी है ना, आपको लग रहा है मैं फ्रॉडिया हूँ, है? यहाँ पे आपको 2 नंबर काम करने का तरीकाकार बताऊंगा, और यहाँ पे होगा क्या, भाई इसका देखो, ये तो आपका आपस का मामला है ना, ये तो आपस का मामला है। और वैसे भी इस तरह नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझो, चलो इसमें बात कर दी, मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने एक हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदा हुआ 1 करोड़ रुपए, अभी मैंने उसका 50 लाख पे किया है, 50 अभी पे करने वाला रहता है। उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू तो बहुत बढ़ गई हुई, जिसका मैंने अभी 50 लाख पे किया है, मैंने उसको 1.5 करोड़ का आगे बेच दिया है किसी और बंदे को। वो 1.5 करोड़ मुझे भी देगा और वो 50 लाख सोसाइटी वालों को भी देगा। सेम यहां पे भी हो। अगर आप किसी बंदे को, मान लो कि अभी 600 रुपए आपने पे किया था, 1000 के शेयर लिए थे, आप किसी को 1500 के शेयर भेज दो, लेकिन उसके बावजूद जो रिमेनिंग अमाउंट कंपनी को तो नहीं लगी, कंपनी ने तो लेनी है उस बंदे से जिसके पास आप शेयर दोगे, कहेंगे उसके पास तूने खरीद लिए, तू हमें पैसे दे। बात समझ आ रही है? ये इस तरह कवर होगा बेटा। मान लो वैसे मैंने मजाक किया था पहला, 2 नंबरी तो वो अलग मामला होता है, लेकिन ये लोग क्यों महंगा खरीदेंगे, क्योंकि वो चीज वर्थ करती है उसमें। एक बंदे के घर में इतना डिविडेंड आ रहा हो, कहेगा नहीं भैया ये तो जो भी ये मुर्गी है जो सोने के अंडे दे रही है तो मुझे दे दे, है? तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा भी पे कर देगा उसको। There is an exception to this rule of no further liability, but only when the shares issued by a company have not yet been fully paid. पता है उसने only when क्यों बोला है? क्योंकि माशाल्लाह आप इतने अच्छे हो, आप वहां पे उसको ऐसी ऐसी एक्सेप्शन बताओगे इसकी जो उसने सोची भी नहीं, इसलिए उसने बकवास कर दी। सिर्फ एक ही है ये वाला, कोई और आपने लिखी मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूं। उसे ये बताना है अच्छा मेंबर्स की लायबिलिटी हो लिमिटेड होती है, इसका एक्सेप्शन बताओ। इसके अलावा पता नहीं क्या कुछ लिख रहे होंगे वहां, जबकि हमारी किताब के अंदर लफ्ज क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। अगर चलो मान लो कि उसने एक्सेप्शन पूछी, आप 2 लेके आ गए, ये भी बकवास किया। है ही कितनी एक्सेप्शन, सिर्फ एक। उसने देखो जहां कानून कानून जब इस तरह के अल्फाज बोलता है ना, मस्ट वाले, ओनली दिस या जो भी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी अहमियत होती है।
क्या रखोगे इस बात को? दो वहां पे दो एक्सेप्शन तो नहीं लेके आएंगे इसको, एक ही लेके आएंगे, यही वाली। हाँ वो भी यही वाली मेरे बच्चे बस। ओह, ले बेटा। अब अभी हमने डिस्कस कर लिया, देखो मेरे बच्चे पता क्या होता है, इंसान की साइकी है। अगर किसी ने किसी से पैसे लेने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने, और मिस्टर बी उसको तंग कर रहा है, उसको पैसे नहीं दे रहा, या मान लो कि मिस्टर बी ने कहा कि यार मेरे पास, यकीन कर, ये मेरे घर है, उसने मान लो कि उसे 2 करोड़ लेना है। उसने कहा कि यार मेरे पास ये घर है, इसमें जो कुछ पड़ा वो वही है और कुछ नहीं। उसने उसने कहा कि ये सारा कुछ मिलाम लो के भी 1.5 करोड़ बन रहा है, और तूने मेरा देना है मान लो कि 2 करोड़। बाकी कहता क्या करना, उन्हें फड़ के 2-4 चपेड़ा मारी हमने, उसको सुकून हो गया। मैं साइकी बता रहा हूँ आपको इंसान की। उसने क्या किया, उसने 1.5 करोड़ वसूल किया, और बाकी के 50 लाख का उसका फेंडा लगा दिया उसको। इट्स ओके है। ये यहाँ पे तो चल सकता है ना, अक्सर होता है, अल्लाह माफ करे, अक्सर हम मार खा लेते हैं इस तरह के, जो इस तरह के कमी बेशी करके थोड़ा बहुत, कहते हैं कोई नहीं तो फेंटा लग गया ना, बस हम रौला खत्म हुआ। ये कुदरत, इसलिए कहते हैं जब किसी से पैसे लेने हो ना, उसके देखो, उसके तरले मिन्नत करते रहो, उसके खिलाफ केस ना कर लो। जब आपने उसके खिलाफ एक दफा केस कर दिया ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल चला जाएगा, जेल से वो दोबारा छूट जाएगा वहां से, अब पैसे नहीं मिलने आप, क्योंकि जो सजा पैसों के जरिए, उसने पैसों की जगह पे उसने जेल काटी है ना, तो फिर आपको जो मिलेगी वो जेल की, उसकी जेल की शक्ल में वो पैसे मिलेंगे आपको। इसलिए हमेशा ये नहीं करो कि किसी से पैसे लेने हो, आप जल्दी करें उसके ऊपर केस कर देंगे, तो उसे केस करना कि ठीक है मैं भुगत लेता हूँ उसको, है, वो भुगत लेगा उसको। और फिर जब वो आजाद होकर आ जाएगा, आप कहते क्या करना तुमने, दोबारा उसके ऊपर दोबारा केस नहीं होगा। अब क्या कहते बेटे, अब नहीं कुछ भी कर सकता। वो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने बथेरी मार ली, आप मजीद नहीं दो। इसलिए ये मेरे को समझा रहा हूँ ना मैं आपको, कानून भी थोड़ा सा चले चले, आप लोगों को जरा थोड़ा सा ज्ञान भी दे दें, वकालत वाला भी। ले बेटा, इसलिए क्यों वकील क्या मशवरा दे रहे होते हैं किसी को, अगर कोई थोड़ा सा सियाना अच्छा हो, अदरवाइज तो केस आ रहा है, पकड़ो सुन से कर लो उसको। ले बेटा, आखिरी बात बस, तो ये बात समझाई मेरे बच्चे। लेकिन कंपनी में तो देखो, कंपनी, मेरे बच्चे, अगर किसी का कंपनी ने 2 करोड़ देना है, किसी मिस्टर ए का कंपनी ने 2 करोड़ देना है, अब कंपनी ने उसको कहा कि देख भैया, ये मेरे पास सिर्फ 1.5 करोड़ है, और बाकी का जो 50 लाख है तू उसके लिए मुझे चपेड़े मार ले। आपने कहा कि ठीक है मैं तुझे तू है किधर, तेरी आवाज आ रही है लेकिन तू नजर नहीं आ रही। वो कहती मैं नजर ही नहीं आती, क्योंकि कंपनी तो नजर ही नहीं आती किसी को। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है मेरे बच्चे, उसका वजूद तो नहीं है। वो कह कि तू मार ले, तू मुझे ढूंढ के मार ले। क्या तू नजर आएगी तो मैं फेंटा लगाऊं, वो कहते हैं मैं हूं ही नहीं, तू ढूंढ ले। इसका मतलब वो फेंटा लगाने वाला यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर इस 50 लाख का क्या करना है, वो कहते हैं मुबारक हो आपका पैसा वो मर गया है, वो आपका पैसा मर गया है। कहता है ये तो जुल्म हुआ है, यानी कि पैसे भी गए और हाँ चपेड़े भी कौन, वो ऑप्शन ही नहीं मिला उसको। इसलिए मेरे को याद रखना, यहाँ पे आपको वार्न किया जाता है क्रेडिटर्स को, कि भैया वो जो सामने जो बंदा है ना, आप ये जिससे आप कोई डील कर रहे हो, कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हो, आप ये देखो ये नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कल ज्यादा से ज्यादा ये अपने एसेट बेच के आपको पैसा वापस कर सकेगा। उसके अलावा जो बाकी जो कैद शायद वो जेल, कंपनी जेल में भी नहीं जा सकती, थोड़ा ये है ना, क्योंकि कंपनी कौन सी इंसानों की तरह नजर आती, ये कैसे जेल में जा सकती है। तो इसके साथ आप बाकी कुछ नहीं कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा एसेट बेच के आपका पैसा वापस करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। खत्म करवा दो उसको कंपनी को, जब खत्म करते हैं यही होता है ना, उसके एसेट इकट्ठे करके क्रेडिटर को देकर उसको हम खत्म कर देते हैं। क्या उससे आपके पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरे बच्चे लोगों को वार्न किया जाता है कि जब सामने कंपनी हो, कैसे पता चलेगा यहाँ सामने आम इंसान है या कंपनी है। अब मेरा नाम नवीद है, लेकिन मेरे नाम के साथ लफ्ज नवीद लिमिटेड लिखा हुआ, तो मैं कंपनी हूँ। खाली नवीद हूं तो मैं नेचुरल पर्सन हूँ शायद, है। तो इसलिए हमने बता दिया कि जब कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हो, अपने नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड लगाए, और ये लाजमी होता है कंपनी के लिए। अगर कोई कंपनी अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लाजमी लगाए, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो समझ लो वो क्या है, वो कंपनी है, और कंपनी फिर हो तो आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अब क्रेडिटर का पैसा वहां पे डूब सकता है। यहीं से कल शुरू करेंगे बेटा, यहाँ से पढ़ के आइएगा वैसे इसको, यहाँ तक। कोई मेरे बच्चे सवाल हो तो पूछ लिया करो, मैं हमेशा कहता हूँ कोई हो तो मेरे बच्चे उसको क्लियर करके जाना, साथ साथ याद करना है। हर रोज पढ़ना भी है, जो हर रोज का हो, और उसके बाद जो पिछला आपने पढ़ लिया उसको भी आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी, उसको अखबार की तरह रीड कर लिया करो। अभी अभी आपने पढ़ा है, ये कहीं नहीं जा रहा होगा, ये भूलेगा भी आप, सिर्फ अखबार की तरह रीड कर लिया करो। ये नहीं कि उसको घूम घूम के याद कर रहे हो आप उसको, और कोई फायदा होगा? अखबार की जितनी दफा पढ़ोगे वो चीज आपके दिमाग में रिटेन हो।
अगर आप ये सोचोगे ना एक ही दफा अच्छे तरीके से याद करके दिमाग में रख लूं, वो नहीं होता बेटा। जितना मर्जी अच्छे तरीके से दिमाग में रख लो, वो भूलेगा। एक ही तरीका है, उसको एक ही दफा दिमाग में रखने की बजाय बार बार रीड करें, इंशाल्लाह वो वैसे ही याद रह जाएगी। आप याद रखोगे कानून को, याद, ये जो इस तरह के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको याद करने का यही तरीका होता है। इंशाल्लाह कल मेरे बच्चे, हमारी क्लास होगी 2 बजे, 2 से 3 बजे, ठीक हो गया? 1 घंटे की क्लास होगी सिर्फ, ताकि वो टेक्स्ट वालों को बेचारों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो 2 से 3 और 3 से 4 उनका जो टाइम है, हम उस 4:15 बजे उनकी क्लास खत्म कर दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।